हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। लास्ट क्लास के अंदर हमने मार्केट का मीनिंग देखा था। ट्रेडिशनली मार्केट का मीनिंग क्या होता है, 70s और 80s में मार्केट का मीनिंग क्या होता है, और फिर हमने देखा था इमर्जिंग मार्केट्स क्या होता है, जिसके अंदर हमने ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था इसके रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स की, कैसे डाउट जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, पर्सनल कॉस्ट बहुत कम आती है, आप इजीली प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो हमने काफी सारे इसके रोल या फिर ये कह लो इंपॉर्टेंस हमने देखी थी। अच्छा, एक बात और, अगर आपको ई कॉमर्स और ई बिजनेस में डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है। आई रिपीट, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है, वो आप अच्छे से देख लेना। आपको ई बिजनेस और ई कॉमर्स का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी सेम टू सेम दे रखा है। यहाँ पे हल्की सी झलक दे रखी है कि ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। डिटेल में पढ़ना है तो वहां से देख लेना, ओवरव्यू देखना है तो यहाँ पर देख लेना। ओके, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ। मैंने बोला था चैप्टर के अंदर 6 पार्ट हैं, 2 डिलीट हो गए हैं, एक हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, बाकी दूसरे पार्ट के हम आते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है चैप्टर का, दैट इज एनालाइजिंग द मार्केट एनवायरनमेंट। अब ये सही है, मार्केट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब का टॉपिक है बच्चों ये। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बच्चों, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो मार्केट एनवायरनमेंट का मतलब होता है मार्केट के अंदर जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती हैं, वो है हमारा मार्केट एनवायरनमेंट। जैसे बायर्स, सेलर्स, हमारे कंपेटिटर्स, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है ना, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, हमको इन सब को एनालाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर हमको यही नहीं पता होगा हमारे कस्टमर हमसे क्या चाहते हैं, तो हम क्या बढ़िया प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो क्या उन्हें हम हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। क्या हमको यही नहीं पता होगा हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, तो क्या हम उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन प्लान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट को एनालाइज करना, ये कह लो मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ऐसा क्यों हो जाता है उसका भी एक रीजन है। आप देखते हो कुछ कंपनीज जो होती है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जैसे कि गूगल की बात कर लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डूब गई, जैसे आप नोकिया या ब्लैकबेरी की बात कर सकते हो। ऐसा क्यों हुआ कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए और वो बहुत ज्यादा नीचे चले गए? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मार्केट के एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और अपने आप को उस हिसाब से बदल लिया। गूगल ने अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड किया तो गूगल आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो वो मार्केट से गायब हो गई। हुआ नहीं हुआ? अब नोकिया फिर से लौट कर आई है। तो ये ही रीजन है कि जब तक आप अपने मार्केट एनवायरनमेंट को इजीली या अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों, क्या है मार्केट एनवायरनमेंट, जरा एक बार रीड कर लेते हैं। वो डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द नेटवर्क ऑफ की इंस्टीट्यूशन interact to supply final market with needed goods and services correctly form the environment of the market। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, इसको मतलब पढ़ो, रियली पढ़ो। The market environment refers to the factors and forces that affect the firm's ability to maintain and build successful relations with the customer। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो वो मार्केट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? वो सारे फैक्टर्स, वो सारे कारण जो हमारे और हमारे कस्टमर के रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं, उससे हम क्या बुलाते हैं? मार्केट एनवायरनमेंट बुलाते हैं। जैसे हमारे कंपेटिटर्स हो गए, हमारे खुद कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है ना। ये सब कुछ हमारे हमारे कस्टमर के रिलेशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। तो ये इनको हमको ध्यान में रखना होता है। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों, 2 टाइप्स के हमारे एनवायरनमेंट होते हैं। एक होता है छोटा एनवायरनमेंट, एक होता है बड़ा एनवायरनमेंट। मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, और दूसरा होता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है।
एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या दे रखा है, माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो या तो बिजनेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या बिजनेस के काफी क्लोज हैं, उससे हम क्या बुलाते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट। मतलब ये वो सारे फैक्टर्स या तो वो हमारे बिजनेस के अंदर ही हैं या फिर हमारे बिजनेस के बहुत क्लोज हैं, उन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, माइक्रो एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या लिखा हुआ है, the internal environment refers to the forces operating in the market that are close or within the organization and affects its ability to serve customer directly. उसको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट बुलाते हैं। जैसे हमारे कंपेटिटर्स हो गए, वो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं, हमारे बिजनेस के क्लोज में, बगल में, पास में, तो वो क्या हमारे कस्टमर्स के संग हमारे रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। क्या वो कस्टमर के डीलिंग के संग इफेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, बढ़िया प्रोडक्ट लाके, सस्ता सामान लाके, तो वो हमारे क्लोज है, तो वो क्या हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया। हमारे इन प्रोड्यूसर्स, हम खुद जो मालिक होते प्रोड्यूस करते हैं, वो भी तो बिजनेस के अंदर ही है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो भैया प्रोडक्ट अच्छे से डील कर पाएंगे कस्टमर के संग, अगर बेकार प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो कस्टमर को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। एक एक करके सबको हम डिटेल में रीड करते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, प्रोड्यूसर और सेलर खुद आ जाते हैं, क्योंकि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो उनका गोल, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके ऑब्जेक्टिव, उनकी पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप को मार्केट में ग्रो कराने के लिए। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती हैं, आई रिपीट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती हैं जो कस्टमर की, जो सोसाइटी की, जो लोगों की जो नीड्स हैं या फिर जो सोसाइटी में जो ट्रेंड आ रहा है उसको अगर फुलफिल कर दे तो कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे कोविड आया था, ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी, तो कौन सी कंपनी हिट हो गई, जूम हिट हो गई, गूगल मीट हिट हो गई, हो गई नहीं हो गई हिट, गूगल क्लासरूम हिट हो गई, क्योंकि उन्होंने उस समय की जरूरत को समझा और वो हिट हो गई। और अनमेट नीड्स, जो कमियां रह जाती हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमेशा कमी रहती है। अगर आप वो कमी को पूरा कर दो तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, वही एंटरप्राइज, आई रिपीट, वही एंटरप्राइज मार्केट को रूल करती है जो मार्केट में जो लोगों की नीड्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है, वो अवेयर रहते हैं। दूसरा, उनका वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो मार्केट की प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रख रहे हैं, फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन दे रहे हैं। और तीसरा, अपॉर्चुनिटीज को, मौकों को ढूंढ रहे हैं और थ्रेट को ढूंढ रहे हैं जिससे उनसे बचा जाए। अपॉर्चुनिटी का, मौके का फायदा उठाया जाएगा और थ्रेट से और डर से, नुकसान से बचा जाएगा। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही है जो उसके कान और आंखें खुले होते हैं, दिमाग भी खुला होता है, मुंह बंद होता है, बस वो देखते रहते, समझते रहते हैं किस चीज मौके का फायदा उठाना है, किस चीज से बच के चलना है, किसकी जरूरत को कैसे पूरा करना है। क्लियर हो गया? ओके, दूसरे आते हैं हमारे कस्टमर। कस्टमर कौन है? किंग। कस्टमर खुश तो बिजनेस सक्सेसफुल, कस्टमर ना खुश तो बिजनेस बंद। क्लियर हो गया? ओके, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ध्यान रखना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। समझ में आ रही है चीज? ओके, तो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस हैज टू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो आपको अपने कस्टमर की जरूरतों को समझना है और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना है। ध्यान रखना, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। अगर आपको आगे चल के बिजनेस करना है तो वो प्रोडक्ट बेचना या वो प्रोडक्ट बनाना जो कस्टमर की जरूरतों को पूरा करे। समझ में आ रहा है? ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है, वो जो लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट बनाकर बेचिए। लेकिन कस्टमर जो है सिंपल नहीं है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हर पल बदलता रहता है। तो फिर कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या, कस्टमर का लाइफस्टाइल क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो कितना खर्च करता है, कितना सेव करता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका थिंकिंग कैसी चलती है, उसकी इनकम कितनी है, डेमोग्राफिक कैसी है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, ठीक है ना, कितने बहुत छोटे बच्चे हैं, कितने यंग हैं, वो सारी चीजें। ट्रेडिशन क्या है, कस्टम्स क्या है, बिलीव्स क्या है, सोसाइटी क्या है। समझ में आ रही है चीज? वो ध्यान रखना, कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कस्टमर खरीदेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, आपकी कंपनी की गुडविल बहुत बढ़ेगी और आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। क्लियर हो गया? दो चीजें पढ़ ली, प्रोड्यूसर खुद और दूसरा हमारा कस्टमर।
तीसरा बच्चों आता है हमारे कंपेटिटर्स। ध्यान रखना, कंपेटिटर्स ही वो लोग हैं जो हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि वो हमको हर पल चैलेंज करते हैं। जैसे कोका कोला का पेप्सी, ठीक है ना, गूगल का किसी जमाने में याहू हुआ करता था, ठीक है, गाड़ी का ना सैमसंग का आपका एलजी। तो ये क्या है, सारे कंपेटिटर्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए किस चीज का, आपके कंपेटिटर कौन है, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है जिसका आप फायदा उठा सको, वो कंपनी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर आपसे ऊपर है, आपसे नीचे, आपके बराबर हैं, ठीक है, आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट की इमेज क्या है, क्या लोगों को वो पसंद आता है कि नहीं आता है, वो कब आपका जो कंपेटिटर है कितने बड़े लेवल पे काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी बच्चों। अगर आपने ध्यान में नहीं रखी ना आगे चल के, तो आप अपनी कंपनी को बंद कर लोगे। आप देखते नहीं हो, अरे स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, टीचर्स का, ये टीचर के ट्यूशन में इतने बच्चे आते हैं, उसके टीचर में इतने बच्चे आते हैं, इसकी क्लास में ये होता है, उसकी क्लास में वो होता है, तो क्या है ये सब, एनालाइजिंग द कंपटीशन। समझ में आ रहा है ना, मैथ्स के टीचरों में कितनी तूफानी जंग होती है कि 4 सेक्शन के बच्चे इस टीचर पे जाते हैं, 4 सेक्शन के बच्चे उस टीचर पे जाते हैं, क्या लड़ाई वगैरह होती है होता है कि नहीं होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था क्लास 10th के अंदर। मैंने 2008-9 सेशन में, आज से 14 साल पहले मैंने अपनी 10th दी थी, जिसमें मैं जिन टीचर से पढ़ा था और बाकी जो टीचर थे उनका काफी कंपटीशन रहता था। तो हाईएस्ट मार्क मेरे वाले टीचर की तरफ से आए थे 100 मार्क्स बोर्ड में, और दूसरे वाले टीचर की तरफ 99 आए थे। तो कट टू कट कंपटीशन होता है, समझ रहे हो। हाँ, क्लियर हो गया। कंपटीशन क्यों बढ़िया होता है, क्योंकि कंपटीशन आपको आगे बढ़ने में, अच्छा काम करने में, क्वालिटी काम करने में आपको मदद करता है। क्लियर हो गया। क्या लिखा हुआ है, एंड ओपोनेंट इज आवर हेल्पर, वो हमारी मदद करता है कि हम बढ़िया काम कर पाए। क्लियर हो गया, ओके। सप्लायर्स, सप्लायर्स मतलब कौन, जो लोग हमको माल देते हैं, सामान देते हैं जिससे हम आगे बेच पाए। अगर वो ही हमको अच्छा माल नहीं देंगे तो हम अच्छा सामान बना नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। अगर वो ही हमको टाइम पर सामान नहीं दे पाएंगे तो वो भी देखना पड़ेगा। तो आपको काफी सारी चीजें देखनी होती हैं कि किससे आप सामान खरीद रहे हो, कितने पे आप सामान खरीद रहे हो, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये सारे काम भी आपको इसके अंदर देखने पड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सप्लायर्स आर अनदर की कंपोनेंट इन द कोर सिस्टम ऑफ मार्केट। ये रिसोर्सेज हैं जो आपको क्या देते हैं, सामान देते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को बना पाओ। क्लियर हो गया, ओके। और ध्यान रखना ये बहुत लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके बिना आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक वो सामान देंगे नहीं आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। क्लियर हो गया। और 5वां है मार्केट इंटरमीडियरीज। मतलब ये, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और अगर आप आगरा में बैठे हो और आपको जम्मू कश्मीर में सामान बेचना है, केरला में सामान बेचना है, गुजरात में सामान बेचना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में सामान बेचना, तो कैसे जाएगा, आप खुद देने जाओगे क्या, नहीं देने जाओगे। तो बीच में आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो कौन कौन होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। क्योंकि आपको हर जगह की नॉलेज नहीं है, ये वो लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है। तो आपको इनके संग अपना डीलिंग करनी होती है, कमीशन वगैरह सेट करना होता है, या आपके प्रोडक्ट्स को आगे बिकवाते हैं। क्लियर हो गया लॉजिक बच्चों आपको अच्छे से, ओके। तो बच्चों ये है हमारे कौन से, माइक्रो एनवायरनमेंट, मतलब जो बिजनेस के अंदर है या बिजनेस के काफी क्लोज है। अब बच्चों बात करने वाले मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं, जो हमारे बिजनेस के बाहर हैं, अनकंट्रोलेबल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जो बिजनेस के पास है, बिजनेस के अंदर, वो कंट्रोलेबल होते हैं, और जो बिजनेस के बाहर है, दूर है, वो क्या हमारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है। ओके, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, उन्होंने याद करने का तरीका भी बताया, डेट पीएनसी, डेट डीईटी पीएनसी आप ऐसे याद कर सकते हो, या डेट सीएनपी, कैसे भी याद कर सकते हो, आपका तरीका है। पहला आता है डेमोग्राफिक फोर्सेस। बच्चों डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन रिलेटेड चीजें, जैसे साइज, कितने लोग हैं, डेंसिटी, कितने छोटे से एरिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, लोकेशन क्या है, उनकी एज क्या है, बड़े हैं बूढ़े हैं, जेंडर क्या है, लड़के लड़कियां, ठीक है, रेस क्या है, रेस का मतलब होता है कास्ट वगैरह सिस्टम वगैरह हो गया, और ऑक्यूपेशन मतलब वो काम वगैरह क्या करते हैं।
जॉब वाले हैं तो जॉब रिलेटेड प्रोडक्ट बेचो, बिजनेस वाले तो बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट बेचो, या आपको अपने डेमोग्राफिक्स या फिर आप ये कह लो आपके इलाके की जो पॉपुलेशन रहती है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ में आया? अगर आपने ये ठीक से नहीं किया ना, दिक्कत में आ जाओगे। अगर मान के चलो आप किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी के बाहर कोई शॉप ओपन करना चाहते हो तो आप देखते हो ना कि यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, किस लेवल के लोग रहते हैं। मैं महंगा प्रोडक्ट लाऊंगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सस्ता प्रोडक्ट लाऊंगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं तो चाइल्ड प्रोडक्ट्स आएंगे, बड़े ज्यादा है तो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस प्रोडक्ट, जॉब वाले हैं तो जॉब प्रोडक्ट्स। तो वैसे तरीके से आपको अपने एरिया के डेमोग्राफिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके। सेकेंड आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हमारे कस्टमर्स की परचेजिंग पावर, हमारे पोटेंशियल कस्टमर की परचेजिंग पावर, कि वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं खरीदने के लिए, और कितने तरीकों में वो स्पेंड कर सकते हैं। उनका बाइंग पैटर्न क्या है, वो कब प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कब प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, अगर प्रोडक्ट सस्ते हो, मार्केट बढ़िया चल रहा हो तो वो कितना खर्च करते हैं, मार्केट ढीला चल रहा हो और लोगों के पास उतनी इनकम ना हो तो वो कितना खर्चा करते हैं। ये सारे फैक्टर्स किसके अंदर आते हैं, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तीसरा आता है बच्चों टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी भी आपके बिजनेस के काम करने के तरीकों को बदल रहा है। पहले क्या होता था, फोन पे ऑर्डर देते थे कस्टमर, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर देते हैं, अब एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? फिर कस्टमर के घर तक हम सामान को पहुंचा देते हैं। अब जो 10 मिनट्स डिलीवरी आ गई है, जेप्टो आ गई है आपकी, ठीक है। इसके अलावा ग्रोफर्स थी, ब्लिंकिट है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी तो है जो आपके कस्टमर को सहूलियत दे रही है, आपकी कंपनी को सहूलियत दे रही है। क्लियर हो रहा है? अब आपका जो स्टॉक है वो पहले आपको रजिस्टर में काउंट करना पड़ता था, अब सब कुछ ऑनलाइन ही मेंटेन हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप टेक्नोलॉजी के संग अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस आउटडेट हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर है द फास्टेस्ट चेंजिंग फैक्टर्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंदर सारी चीजें आती हैं जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स मेडिकल की बात करें, सर्जरी, न्यूक्लियर मसाइल, केमिकल वेपल्स, ऑटोमोबाइल्स, क्रेडिट कार्ड, मतलब कुछ भी तरीके से नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बेचने के नए नए तरीके आ रहे हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद आता है हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट जो कानून बना रही हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं। अब मान के चलो आपने बिहार में सामान बेचना चालू किया अल्कोहल का, गवर्नमेंट आते ही अल्कोहल बैन कर दे, गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो मतलब वहां पर जो भी आप अल्कोहल का बिजनेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जो पहले से कर रहे थे वो भी क्या हो गए, बंद हो गए। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। किसी का पॉलिथीन बनाने का काम था, गवर्नमेंट ने पॉलिथीन ही बैन कर दी, उसका बिजनेस ठप हो गया, नहीं हो गया। किसी एरिया में कोई चीज बैन है, किसी एरिया चीज में ये चीज को प्रमोट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज हम नुकसान में आ सकते हैं। क्लियर हो गया? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करती है, तो वो सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज दैट कंपनी यूजेस एज इनपुट्स एंड अफेक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटीज। कैसे? जैसे पॉल्यूशन हो गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल फैक्टर्स है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो पॉल्यूशन होता है वो कंपनी की इमेज को क्या करता है, नेगेटिवली प्रमोट करता है, ठीक है ना। कंपनी की इमेज को नेगेटिवली प्रमोट करता है कि कंपनी किसी काम की नहीं है, पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रही है। गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, तो गवर्नमेंट बार बार उंगली करेगी, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स दैट वन शुड टेक केयर ऑफ, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा रोल प्ले करते नहीं। इसके बाद आता है हमारे लास्ट, कल्चरल फोर्सेस। कल्चरल का मतलब क्या होता है, वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी बिलीफ क्या है, वो किस चीज में विश्वास रखते हैं। आप यहाँ पे ट्रेडिशन भी कह सकते हो, उनका कल्चर भी कह सकते हो, उनकी सोच भी कह सकते हो, ठीक है। ओके,
क्या लिखा हुआ है? The values can be further categorized into core belief which pass from generation to generation and very difficult to change, and secondary belief that tends to be easier to influence. मतलब ये आपके दिमाग की आपकी सोच क्या बोलती है, क्योंकि आप जो सीखते हो वो आपके पेरेंट्स सिखाते हैं। आपके जो पेरेंट्स सीखते हैं वो कौन सिखाते हैं? आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो सिखाते हैं। तो आपके अंदर भी कुछ वैल्यूज हैं कि हाँ ये चीज को आप एक्सेप्ट करते हो, ये चीज को आप रिजेक्ट करते हो। तो वो सारी चीजें भी एज अ बिजनेसमैन हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ऐसा हो सकता है मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आऊं जो आपको बिल्कुल पसंद ना है, हो सकता है दूसरे को बहुत पसंद आ जाए, तो आप दोनों वो टेस्ट, आपकी बिलीफ के ऊपर डिफरेंस होता है। किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, ठीक है ना। जो नॉन वेज वाले होते हैं उनको तो बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन जो वेज वाले होते हैं उनको देख के अजीब सा लगता है, यार क्या तुम खा रहे हो यार, किसी को तुमने मार के खा लिया, समझ रहे हो। उनकी बिलीफ वैसी है कि उनको नहीं खाना। तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड टॉपिक, एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने माइक्रो और मैक्रो दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को देते हैं यहीं पे पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, और पहले दो पार्ट को जिसके अंदर हमने मार्केट का मीनिंग देख लिया, यहाँ पे मार्केट एनवायरनमेंट को हमने कैसे एनालाइज किया वो हमने देख लिया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।